अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल नावल घर में खुश आमदीद। ये खूबसूरत नावल कराकरम का ताज महल और महवरे परवाज हो जाते हैं पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ों और वादियों के, जहाँ पर हर पत्थर, हर बादल, हर कोहिस्तान एक नई दास्तान सुनाता है। जहाँ आज भी सैकड़ों बरस की जमी बर्फ में अनगिनत दास्तानें दफन हैं। आए आज हम भी ऐसी दास्तान को खोजते हैं और इसे बर्फ से पिघलाकर सफ़ेद करतास पर मुंतकिल करके उसमें खो जाते हैं। उस परी की दास्तान जिसको जालिम दियों की कैद से आज़ाद करवाने एक कोहे पे माँ आया था। कराकरम की दुनिया में एपिसोड नंबर 1, पहली चोटी। बुध 20 जुलाई 2005, एक माह कबल सफ़ेद गेट अबूर करके इसने चंद लम्हे रुक कर इर्द गिर्द का जायजा लिया। गेट से आगे सफ़ेद पत्थरों से बना खूबसूरत और तवील ड्राइवे था। दाएं जानब खुला सा लॉन, जिसके दहाने पर बने जदीद तर्ज के बरामदे पर बिछी 4 कुर्सियों में से एक पर निशा बैठी थी। इसके हाथ में सुबह का अखबार था, वो जो आदतन शाम ही के वक्त पढ़ा करती थी। निशा को सामने पाकर वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती ड्राइवे अबूर करके बरामदे तक आई। इससे पहले कि निशा इसके इस्तकबाल के लिए उठती, वो एक हाथ कमर पर रखे नाक और आईब्रो चढ़ा कर बोली, ये लड़का कौन था? कौन सा लड़का? इसने अखबार तय करके मेज़ पर रख दिया। इसके लहजे में हैरत थी। वही जो बाहर खड़ा था। बाहर खड़ा था। निशा हैरान सी खड़ी हो गई। एक नज़र इसने परीशे के चेहरे के बिगड़े ज़ाविये और खड़े होने का थारे दराना अंदाज देखा। किसकी बात कर रही हो? वही जो हसीब के साथ बाहर खड़ा था। ओह, वो हसीब का दोस्त है, मिलने आया था और अब तो वापस जा रहा था। क्यों, खैरियत? खैरियत। मुझे देखकर इस बदतमीज लड़के ने सीटी बजाई। शर्म तो आती नहीं आजकल के लड़कों को। आने दो हसीब को, अभी पूछती हूँ इससे कि किस किस्म के वाहियात लोगों से दोस्ती है। काम मौन परी। निशा ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाई और एक नज़र इसे देखा। सादा गुलाबी शलवार कमीज में मलबूस, अपने सीधे और बेहद स्याह बालों को ऊंची पोनी टेल में मकीद किए, पाँव में सफ़ेद और हल्के गुलाबी जोगर्स पहने, वो बहुत खुफी से निशा को देख रही थी। बे सीटी बजा दी तो क्या हुआ, बच्चा है। हाँ, 6 फुट का बच्चा। हसीब का क्लास फेलो है, यानी होगा कोई 17-18 साल का। मतलब उम्र में हमसे कम से कम 8 साल छोटा। तो बच्चा ही हुआ ना। वो अपनी कज़न की बनिस्बत ज़्यादा लापरवाह रही थी। और ये तेरे हाथ में क्या है? लो, मरी क्यों जा रही हो? तुम्हारे लिए ही है। बीफ चिली बनाया था तो सोचा कुछ तुम्हें भी दे आऊं। इसने डूंगा निशा को दिया। इसका मूड सख्त ऑफ था। वाह, मम्मी को बीफ चिली बहुत पसंद है। निशा का इसके मूड को खातिर में लाने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, तो मुमानी के लिए ही लाई हूँ। कौन सा तुम्हारे लिए बनाया है? निशा आपी, दरअसल परी आपा हमें बीमार करके अपनी डॉक्टरी चमकाना चाहती हैं। अपने दोस्त को रुखसत करके हसीब भी वहीं आ गया था। तुम्हारे लिए नहीं है, मुंह धो रखो। शेरों को मुंह धुले होते हैं आपा। याद आया, तुम्हें तो मामू और मुमानी चिड़ियाघर से लाए थे। कम ऑन। वो हंसने लगा। वैसे किस लोफर लफंगे की बात हो रही थी? वही जिसके साथ बाहर गेट पर खड़े तुम कहके लगा रहे थे। वो बदतमीज लड़का मुझे देखकर सीटी बजा रहा था। कैसे लड़कों से दोस्ती है तुम्हारी? अरे वो मेरा दोस्त है, बड़े बाप का बेटा है। और वो आपको देखकर सीटी नहीं बजा रहा था, वो तो बस इसकी आदत है। नेवर माइंड, वो थोड़ा सा स्पाइल्ड चाइल्ड है। अपने दोस्त का दिफा करने के साथ साथ हसीब झुक कर मेज पर रखे डोंगे से बीफ के चंद पटे कटलस उठा कर खा रहा था। और संभल कर आपा, इसका बाप सदर पाकिस्तान का दोस्त है। जवाब में परी बड़बड़ा कर रह गई। फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। किधर जा रही हो? मामा को सलाम तो कर लो। 50 गज के फासले पर मेरा घर है, फिर आ जाऊंगी, अभी मुझे जाना है। भी ब्रेकिंग न्यूज़ तो सुनती जाओ। हसीब और इसके 4 दोस्त रगापोशी बेस कैंप का ट्रैक कर रहे हैं। तो करते रहें। अपने दाएं निशा ने चुका देने वाली खबर सुनाई थी, मगर इसने लापरवाही से कंधे चुका दिए। परी आपा ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि जेलस नहीं हो रही। हसीब इसका अंदाज देखकर शरारत से मुस्कुराया। मैं हो भी नहीं रही, वो खट से कहकर गेट की तरफ 30 कदमों से बढ़ गई। सुनो तो, तुम्हारे कपड़े आए पड़े हैं दर्जी से, वो तो लेती जाओ। निशा भागती हुई इसके पीछे आई।
تم رات کو دے جانا، ابھی مجھے جلدی ہے۔ وہ گیٹ کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے ایک لمحے کو مڑی۔ کیوں، کیا جلدی ہے؟ وہ گیٹ پر رکھا اس کا ہاتھ ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ قدرے ہچکچائی۔ وہ ابھی پھپھو اور ندا آپ آئی ہوئی ہیں۔ اب کی بار نشا کا موڈ سخت آف ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ ان کو اپنے گھر میں چین نہیں ہے؟ ہر دوسری شام تو وہ تمہاری طرف ہوتی ہیں، اور وہ ندا آپا کے شیطان بچے، اتنا شیطان بھی کوئی ہوگا؟ جاؤ جلدی گھر جاؤ۔ وہ درجن بھر چیزیں تو توڑ چکے ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے کے تاثرات پریشی کے چہرے سے غائب ہو چکے تھے۔ وہ بے بسی سے لب چبا کر رہ گئی۔ ویسے رات کا کھانا بھی یقیناً وہ تمہاری طرف ہی کھائیں گے نا؟ صاحب بھائی بھی رات کو یہیں آئیں گے نا؟ یقیناً کھانا کھا کر ہی جائیں گے نا؟ حد ہوتی ہے روز روز کسی کے گھر کھانے کی۔ لیکن پھپھو اور معذرت کے ساتھ صاحب بھائی کی وہی مثال ہے کہ نیند سیر نہ ہو۔ چلو کچھ نہیں ہوتا، پاپا کی اکلوتی بہن ہے، ان کے آنے سے پاپا ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی پریشے جہاں زیب، تم اتنی کمزور اور جذباتی قسم کی دلیلیں کیوں دیتی ہو؟ اتنی اچھی طرح جانتی ہو صاحب بھائی کو، پھر بھی تم ان سے منگنی سے انکار کیوں نہیں کیا؟ صاحب سے منگنی کہ ان 3 سالوں میں نشا نے کوئی 30,000 بار یہ بات کہی تھی۔ یہ پاپا کی خواہش تھی نشا، اب اس بات کو بار بار دہرانے سے کیا حاصل؟ اور پھر میں انکار کس کے لیے کرتی؟ جواباً نشا خاموش رہی تو وہ گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے لیے کر دیتی انکار۔ پیچھے سے بہت آہستہ سے نشا نے کہا۔ اس کے قدم ایک لمحے کو زنجیر ہوئے۔ تمہیں وہ احمقانہ بات ابھی تک یاد ہے؟ وہ اداسی سے مسکرائی اور سر جھٹکتے ہوئے اپنے بنگلے کے گیٹ کے جانب بڑھ گئی۔ وہ لانچ میں داخل ہوئی تو پھپھو اور ندا آپا ایک ہی صوفے پر بیٹھے سر جوڑے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئی۔ تم کدھر گئی تھی؟ ندا آپا اور پھپھو نے اسے جاتے دیکھا نہیں تھا، کیوں نہ کہ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی۔ وہ نشا کی طرف گئی تھی۔ اس کے کچھ برتن رکھے تھے۔ اس نے یہ بتانے سے گریزہ کیا کہ برتنوں میں بیف چلی تھا۔ سنو پری، یہ زیادہ میل جول نہ رکھا کرو ان لوگوں سے، برا بد ماننا، مگر تمہارے ماموں کی لڑکی بڑی چلیتر ہے، ماں بھی ایسی ہی ہے اس کی، دیکھنے سے ان سے معصوم کوئی نہیں لگتا، جبکہ اندر سے پوری ہے۔ اور وہ نشا تو جب بھی بات ہو سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ نشا اور مومانی کے متعلق تو ایسی گفتگو وہ کبھی نہیں سنتی اگر وہ اس کا اسرار والے نہیں ہوتے۔ جی میں ذرا چائے لے آؤں، وہ آہستگی سے کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ وحید ملازم ٹرالی سیٹ کر رہا تھا۔ وہ ٹرالی کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ہجوم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو نشا اور مومانی کے متعلق ایسی گفتگو کیوں کرتی ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ماموں اور مومانی جہاں زیب صاحب پر دباؤ ڈال کر صاحب اور پریشے کی منگنی ختم ہی نہ کروا دیں۔ اس کے خیال میں یہ ناممکن تھا، کیوں نہ کہ اول تو ماموں اور مومانی اس کے معاملے میں دخل نہیں دیتے تھے، اور اگر دیتے بھی تو صرف اس کے کہنے پر، اس کی مرضی کے خلاف وہ جہاں زیب صاحب سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اور اگر اس معاملے میں بولنے کا حق اگر اس نے ماموں اور مومانی کو دینا ہوتا تو 3 برس پہلے ہی دے چکی ہوتی۔ پھپھو کو نشا سے دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں نشا پری کو ان کے خلاف بھڑکایا نہ دے، کیوں نہ کہ نشا اور مومانی خاص صاف کو واقع ہوئی تھی۔ بقول پھپھو کے منہ پھٹ، بد لحاظ، بدتمیز، حالانکہ پری کا خیال تھا کہ جتنی سویٹ اور کیئرنگ مومانی تھی اور جس طرح اس کی ماں کی وفات کے بعد انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا، کوئی سگی خالہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ باجی یہ لے جائیں۔ وحید کی شرمیلی آواز اس کو خیالات کے بھنور سے باہر نکال لائی۔ اس نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور سر جھٹکتے ہوئے ٹرالی تھامی۔ اے ہے پری، بیٹا یہ کیا لڑکوں کی طرح جوگرز پہنے پھرتی ہو؟ کوئی سینڈل یا ہیل والی جوتی پہنا کرو۔ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات بھرتے ہوئے پھپھو نے ہر دفعہ کی طرح اس کے جوگرز پر اعتراض کیا۔ اور کیا وہ پرپر والی سینڈل ہی پہن لیتی جو تمہیں صاحب بھائی نے لے کر دی تھی؟ ندا آپا اپنے بچوں کو کیک کھلاتے ہوئے بولی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ صاحب کی پسند اس سے مختلف تھی۔ وہ شوق کلر اور ظاہری چمک دمک کو دیکھتا تھا، جبکہ وہ سافٹ کلرز اور کوالٹی کو ترجیح دیتی تھی۔ جی بہتر۔ وہ سر جھکاتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے علم تھا کہ وہ دونوں جب تک بیٹھی رہیں گی ان کے اعتراضات ختم نہیں ہوں گے۔ 8 بجے تک جہاں زیب صاحب بھی آ گئے، وہ ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ روشان اور سنی کو خوب پیار کیا۔ ان کی زندگی میں ساری رونقیں انہی لوگوں سے تھیں۔ ان کے سامنے ان کی ٹون بدل جایا کرتی تھی۔ پری وحید سے کہہ کر اچھا سا کھانا بنوانا، کڑھائی، بریانی، کچھ اور بھی ایڈ کر لینا۔ انہوں نے آہستہ سے پریشے کو ہدایت دی۔ اس کا دل چاہا کہہ دے پاپا یہ لوگ روز تو یہاں کھانا کھاتے ہیں، پھر ہر روز کا اتنا اہتمام کیوں؟ مگر وہ جانتی تھی پاپا ان لوگوں کو کتنا عزیز رکھتے ہیں، سو وہ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر
खुद किचन में आ गई। फूफो की फैमिली हर दूसरी शाम यही होती थी और इसे कभी इतनी कोफत नहीं होती थी जितनी आज इसे हो रही थी। शायद इसलिए आज निशा ने इसे बरसों पुरानी एक भूली बिसरी याद दिला दी थी। पुरानी यादें, टूटे ख्वाब, बिखरे सपने हर इंसान को थका देते हैं और इस पर भी अजीब सी थकन और बेजारी सवार हो रही थी। मामा मैं ये खा लूं? 9 साला रुशान ने फ्रिज खोलकर इसमें से पीनट बटर का जार निकालकर दूर से माँ को आवाज़ दी। हाँ बेटा खा लो, तुम्हारे नाना का घर है। निदा आपा ने लापरवाही से कहा। वो जिसने मलेशियन चिकन बनाने के लिए इतना बड़ा जार मंगवाया था बेबसी से मुट्ठियाँ पीस कर रह गई। सनी पूरे घर में दौड़ रहा था, इसे कोफत हो रही थी मगर वो खामोश रही। फिर चंद मिनट बाद जब वो चावलों को दम दे रही थी इससे बिल्ली की वहशियाना म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आई। या अल्लाह, इसने घबराकर कफीर मेज़ पर रखा और भागती हुई किचन से बाहर निकली। बाहर ज़मीन पर इसकी पालतू बिल्ली को रोशान ने पकड़ रखा था और सनी इसकी दुम को माचिस की तीली से आग लगा रहा था। बिल्ली तड़पती हुई चीख रही थी। हटो तुम दोनों, इसने ज़ोर से सनी की माचिस वाले हाथ पर थप्पड़ मारा। बिल्ली को रोशान से खींचा और माचिस की डब्बी उठाकर अपने कब्जे में ले ली। ये क्या कर रहे थे तुम लोग? आपको क्या मसला है? जो भी कर रहे थे, हमारी मर्जी, हमारे नाना का घर है। आप कौन होती हैं पूछने वाली? सनी को थप्पड़ लगा था जिसका जवाब इसने बेहद बदतमीजी से दिया। पूरे दिन की कोफत, बेजारी, निशा की आखिरी बात, फुप्पो, निदा आपा के तंज ताने, इन दोनों की बदतमीजियाँ, इसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था मगर सनी की बदतमीजी पर इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। इसने रखकर 2 थप्पड़ सनी और 2 रोशान को लगाए। दफ़ा हो जाओ इधर से तुम दोनों। दर से चलाती हुई बिल्ली को अपनी आगोश में सहलाते हुए इसने गुस्से से कहा और वापस किचन में आ गई। दोनों हलक फाड़ कर रोते हुए निदा आपा के पास चले गए। ऐन इस वक्त सैफ भी आ गया। वो ऑफिस से सीधा इधर ही आया था। इसका कोट इसके हाथ में था। घर इसलिए नहीं गया था क्योंकि इसे इल्म था कि घर में खाना नहीं बना होगा। क्या हुआ है? किसने मारा है? निदा आपा ने इन दोनों को रोते देखकर आसमान सर पर उठा लिया। वो तमाम ड्रामे की आवाज़ें किचन में बखूबी सुन सकती थी। इसकी कोफत में इजाफा हो रहा था। परी आपा ने मारा है, बाल भी खींचे हैं, मुंह पर थप्पड़ भी मारा है, रोशान चलाते हुए बता रहा था। वो तेज़ी से किचन से बाहर निकली। बिल्ली इसकी आगोश से छलांग लगाकर कूदी और भागती हुई किचन से बाहर चली गई। वो इंसानों से बहुत ज़्यादा डर गई थी। हाय अल्लाह परी, तुमने मेरे मासूम बच्चों को क्यों पीट डाला? मामू, मैंने तो कभी इन्हें ज़ोर से झिड़का तक नहीं। निदा आपा इसको देखते ही ऊंची आवाज़ में रोने लगी। हाय मेरे मासूम बच्चे। ये दोनों इस बिल्ली को आग लगा रहे थे। मैंने रोका तो सनी ने मुझसे बदतमीज़ी की। मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा था, बाल नहीं नोचे थे। किसी मुजरम की तरह खड़ी वो सफाइयाँ दे रही थी। लो, इतने छोटे बच्चे बिल्ली को आग लगा सकते हैं, इन्हें तो माचिस जलाना भी नहीं आती। फुप्पो चमक कर बोली। मैं झूठ नहीं बोल रही फुप्पो, ये दोनों इस बिल्ली को अजियत दे रहे थे। तुम्हें अपने भांजों से ज़्यादा किसी जानवर से प्यार है? ये बच्चे हैं, कुछ कर भी दिया तो आराम से भी टोका जा सकता था। परी, अब के सैफ बोला था। सैफ इसकी हमायत तो क्या करता? इसने इसका यकीन नहीं किया कि इसने रोशान और सनी के बाल नहीं नोचे थे। अच्छा परी, अब सॉरी कर लो इन दोनों से। ये पापा थे। इसने बेहद शकी नज़रों से इन्हें देखा। इसकी बात का किसी को यकीन नहीं था। पापा, मैं बड़ी हूँ, मैंने कुछ कह भी दिया तो आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? परी, तुम निदा आपा और बच्चों से सॉरी करो। देखो आपा अभी तक तो रो रही हैं। सैफ ने बहुत संजीदगी और खफगी से इसे मुखातिब किया। इसका दिल चाहा वो ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर दे मगर इसे ज़ब्त करना था, खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना था। मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी निदा आपा सॉरी। निदा आपा ने मुंह फेर लिया। ये इस बात का इशारा था वो अभी भी खफा हैं। मैं खाना लगवाती हूँ, ये कहकर वहाँ से चली गई। वहीद को खाना लगाने का कहा और ख़ुद किचन में बैठी रही। जब तक वो लोग चले नहीं गए वो बाहर निकली। इसे अपनी बेइज्जती पर शिकवा इन लोगों से नहीं, पापा से था। पता नहीं फुप्पो ने पापा को क्या घोल कर पिला दिया। वो कभी कभी इनके खिलाफ सोच भी नहीं सकते थे। क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इन लोगों के दरमियान में गुजार सकती हूँ? उफ, ये कितना कठिन होगा। ये तकलीफ दे ख्याल इसके जहन में चक्कर आ रहा था। किधर गुम हो? निशा ने किचन के दरवाजे में से सर निकाल कर झांका तो वो चौंकी, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराती थी। मैं तो यही हूँ। तुम कहो मेरे कपड़े लेकर आई हो? हाँ, तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं। मेहमान चले गए तुम्हारे? इसने इधर उधर देखा। परीशे खड़ी हो गई। हाँ चले गए हैं, आओ बाहर बैठते हैं। निशा को देखकर इसका डिप्रेशन कतरे कम हुआ था। वो दोनों इन कपड़ों को मुतल्लक बातें करती लॉन्च में आई। जहाँ जहाँ ज़ेब साहब को वहीं बैठे पाया।